Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 2 that is methods of inquiry in psychology हम पढ़ रहे थे and आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं one of the most important methods in psychological inquiry that is observational method and its types. देखो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 2 से रिलेटेड आपके जितने भी सारे टॉपिक्स थे उन सभी को हमने जो है पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप सो वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब हम हमारे लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे सम इंपॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की कि जब भी आप साइकोलॉजी में रिसर्च करते हो या किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हो तब उसमें कौन कौन सी मेथड्स जो हैं यूज होती हैं या मेथड्स की क्या सारी इंपॉर्टेंस होती है, आप कौन से टेक्निक जो है यूज कर सकते हो, कौन सा टूल यूज कर सकते हो, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में. अब ऐसे ही जब आप साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हो या जब आप किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को या आप ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन के एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे होते हो तो उसमें एक मेथड यूज होती है जिसका नाम क्या है, ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसे हम आज के हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में. यानी कि आपकी इस मेथड से रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं, जो भी इसके सारे टाइप्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो रेडी हो सभी? देखो स्टार्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड इट्स टाइप्स. अब देखो नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है. ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन करना मतलब किसी चीज को नोटिस करना. ठीक है, क्या कहा मैंने? ऑब्जर्वेशन करना मतलब आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हो, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन. अब ये एक लाइन याद रखना. ठीक है, क्या कहा मैंने कि ऑब्जर्वेशन मतलब जब आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हो. अब इतना ध्यान रखा. अब देखो आगे, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. साइकोलॉजी में जब भी आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसमें ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है. इट इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर. आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत अच्छे से बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हो. क्लियर है? ये पॉइंट एक ध्यान में रखा कि आप जब ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करोगे तो आप ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो. अब देखो, अब थोड़ा सा पीछे चलते, एक बार वापस से रिकॉल करते हैं. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सारी चीजें पढ़ी. एक हमने पढ़ा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, कि जब भी आप साइकोलॉजी में इंक्वायरी करते हो तो जो भी साइकोलॉजिस्ट होता है उसके एम्स, उसके गोल्स क्या होते हैं. तो उसके गोल्स होते हैं कि सबसे पहले तो जिस भी चीज को स्टडी कर रहे हो, जो भी टॉपिक है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो. क्या पढ़ा था हमने कि आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, उससे रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शंस हम बनाते हैं बिहेवियर से रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड. देन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये बिहेवियर हो रहा है तो उसके क्या सारे कॉजेज हैं. देन उसके बाद में आप बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो. मतलब जब भी आप किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हो तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, उसको लेके प्रिडिक्शन करोगे कि कब कैसा क्या बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर के होने के क्या कारण है उसको आप एक्सप्लेन करोगे. उस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये आप बताओगे. और जब ये सारी चीजें करने के बाद में आपको एक ह्यूमन बिहेवियर को लेके नॉलेज जो है वो गेन हो जाएगा. उस नॉलेज को आप अप्लाई कर दोगे, उस नॉलेज को आप अप्लाई कर दोगे और इस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के थ्रू हम क्या करेंगे, लोगों की लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की हम कोशिश करेंगे. ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, बट हमने ये एक चीज को पढ़ा कि कैसे एक जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है उसमें साइकोलॉजिस्ट के कुछ गोल्स होते हैं जो उसको फुलफिल करने चाहिए. अब यहाँ इन सारी चीजों को छोड़ दें, सिर्फ डिस्क्राइब की बात करें तो जब भी आप साइकोलॉजी में इंक्वायरी करोगे तो थोड़ा सा आपको उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होगा. और ऑब्जर्वेशन मेथड जो होती है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी फिनोमेना को या ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने में. क्लियर है? ये भी आया यहाँ तक समझ में? इतनी चीज को आप ध्यान में रखना. अब हमने इसके बाद में पढ़ा कि कैसे साइकोलॉजी में जो है रिसर्च की जाती है या साइंटिफिक रिसर्च किस तरह से की जाती है. तो हमने कहा कि आपके पास में एक टॉपिक होना चाहिए, कोई एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप आंसर करना चाहते हो. फिर आप उस प्रॉब्लम के लिए जो है डेटा कलेक्ट करते हो. अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा कलेक्शन में भी 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं या 4 स्टेप्स होती हैं. सबसे पहले तो आप डेटा किन से कलेक्ट करने वाले हो, यानी कि आपके पार्टिसिपेंट कौन होने वाले हैं, आप कौन सी मेथड को यूज करके डेटा को कलेक्ट करोगे, उसमें कौन कौन से टूल्स आप यूज करोगे, और फाइनली एक प्रोसेस क्या होगा आपकी रिसर्च का. ठीक है, तो अब आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, जो भी चीज पर स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप डेटा कलेक्ट करोगे तो किन से करोगे, कैसे करोगे, क्या सारी टेक्निक्स उसमें यूज करोगे और फाइनली आपका प्रोसेस क्या होगा. ये डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स होती हैं. हम इसमें क्या एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, मेथड.
हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कौन कौन सी मेथड्स को यूज कर सकते हो डेटा कलेक्शन में। उन मेथड्स को हम बात करें। अब यहां हमारी मेथड कौन सी है? ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके ऊपर हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? ये आया यहां तक समझ में? आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किस एक चीज से रिलेटेड है? ऑब्जर्व करने से, जहां आप चीजों को नोटिस करते हो और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप बिहेवियर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। इतना अभी तक आपने पढ़ा, आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। नाउ इन आवर डेली लाइफ वी रिमेन बिजी विथ ऑब्जर्विंग न्यूमरस थिंग्स थ्रू आउट द डे। Many times we do not take notice of what we are seeing or what we have seen, but we do not। अब देखो, हम डेली, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखते हैं हमारे आसपास में, है ना, जो भी सारी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सुबह उठने से लेके रात में सोने तक आप बहुत सारी चीजों को अपने आसपास देखते हो, बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करते हो। अब इन जनरल बोलूं तो आपके अपनी फैमिली को देखते हो, अपने घर को देखते हो, अपने नेबर्स को देखते हो, रास्ते में जाते होगे तो लोगों को देखते होगे, नेचर देखते होगे, साथ ही साथ में ट्रैफिक देखते होगे, स्कूल देखते होगे, अपने फ्रेंड्स को देखते होगे, बहुत सारी चीजें देखते हो, है ना। दिन भर में बहुत कुछ आप देखते हो। इसी के साथ साथ में आप ह्यूमन के बिहेवियर को भी देखते होंगे, ह्यूमंस किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि हो सकता है घर में पापा कभी किसी चीज को लेके थोड़ा सा जो है मतलब चिड़चिड़ा रहे हैं, या किसी तरह की मतलब मान लो घर में आपके सिबलिंग का बर्थडे या आपका ही बर्थडे है, तो बहुत ही जो है मतलब खुशनुमा सा माहौल है घर के अंदर। या फॉर एग्जाम्पल मान लो रास्ते में जा रहे हो तो कोई पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी आपको दिख रहा है, कोई पर्सन है जो बहुत ही सैड आपको दिख रहा है, कोई पर्सन है जो बड़े ही गुस्से में आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें अक्सर हम नोटिस करते रहते, मतलब नोटिस नहीं, अक्सर हम देखते हैं, बट बहुत बार हम नोटिस नहीं करते हैं चीजों को। जो हम देख रहे होते हैं हम उसको नोटिस नहीं करते। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप जा रहे थे, हाँ आपने चीजों को देखा एंड देन आप अपने काम में लग गए। बट कभी कभी आप किसी चीज को देख के जब नोटिस करने लग जाते हो, तो ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू नोटिस करना चीजों को। ऐसा समझ में? तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ऑब्जर्वेशन किसी चीज से रिलेटेड है जब आप किसी चीज को नोटिस करने लग जाते हो। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब जो आपका नॉर्मल देखना होता है चीजों को, उससे अलग होता है। ठीक है, नॉर्मल देखना मतलब कि ठीक है आप डेली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखते हो, बट ऑब्जर्वेशन जब आप जो चीज देख रहे हो उसको नोटिस करने लग जाओ, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? आइए भी यहाँ पर समझ में। अब हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीजों को देखते हैं बट बहुत बार ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एंड वी रिमेन अवेयर ऑफ ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट वी सी डेली। और जनरली हम जस्ट उन्हीं चीजों को देखते हैं, मतलब वी रिमेन अवेयर ऑफ ओनली फ्यू थिंग्स दैट वी सी डेली। बस वही चीजें हमें ध्यान में रहती हैं जो अक्सर हम देखा करते हैं डेली हमारी लाइफ में। आपने भी ऐसी बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस किया होगा, डेली आप बहुत सारी चीजों को देखते होंगे। नाउ यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ पर्सन और एन इवेंट फॉर सम टाइम, यू कम टू नो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। आपने ये भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा शायद कि जब आप किसी पर्सन को, अब वो पर्सन आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई जो है मतलब पड़ोस में रहने वाला भी हो सकता है, आपके अपने घर के अंदर भी हो सकता है। साथ ही साथ में अगर आप किसी इवेंट को नोटिस करें, फॉर एग्जांपल कोई बर्थडे पार्टी है और आप उसमें चीजों को नोटिस करने लग जाओ, या जो भी वहां पर चीजें हो रही है उसको नोटिस करने लग जाओ, तो आपको उस पर्सन या उस इवेंट के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप ही के अपने फ्रेंड का। अभी जस्ट आप अपने फ्रेंड से डेली मिलते हो, डेली आप लोग बातें करते हो, घर चले जाते हो, भूल जाते हो सारी चीजों को। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब आप अपने फ्रेंड की सारी बातों को, उसकी सारी एक्टिविटीज को, वो किस तरह से बिहेव करता है, हर एक चीज को नोटिस करने लग जाओ, तो आप सबसे पहली चीज तो उसके बारे में बहुत सारी चीजों को जानने लगोगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे। हो सकता है वो पर्सन दिखाता नहीं बट अंदर ही अंदर वो किसी चीज को लेके बहुत ही सैड है, या ये भी हो सकता है कि वो पर्सन नॉर्मल रहता है बट अंदर से उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भरी हुई है, बट वो उसको शो ऑफ नहीं कर पाता। लेकिन जब आपने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया, जब आपने उसको जानना स्टार्ट किया, जब आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो आपको पता चला कि ये बहुत ही छुपा रुस्तम मतलब वो क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम तरीके का इंसान है। ठीक है, तो जब आप वो चीज आपको कब पता चलेगी, जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे। बट A scientific observation differs from day-to-day observation in many respects. But ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो गया जो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं। बट जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो जब आप साइकोलॉजी में साइंटिफिकली किसी चीज को रिसर्च करते हो और तब आप उसको ऑब्जर्व करते हो, वो ऑब्जर्वेशन आपके डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से अलग होता है। आए यहाँ पर समझ में? तो तीन चीजें मैंने आपको बताई। एक तो आप नॉर्मल चीजों को देखते हो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आप उसकी चीजों को नोटिस करने लग जाते हो।
ठीक है, ये आपके एक तरीके से पर्सनल ऑब्जर्वेशन है चीजों को लेके, एक आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है चीजों को लेके, ठीक है, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो। तीसरा जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन से अलग होती है। हमको यहाँ पर किसी चीज को डिस्कस करना है, इस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को। क्लियर है, ये आया यहाँ तक समझ में? इतना जो भी अभी तक मैंने गाथा सुनाई है आप लोगों को, आई होप सो वो क्लियर हो गई होगी। अब कैसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन से अलग होता है, इस एक चीज को समझो। सो देखो, सबसे पहला है इसमें सिलेक्शन। नाउ साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व all the behavior that they encounter, rather they select a particular behavior for observation। जब साइकोलॉजिस्ट किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे हम सब साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब जो पढ़ रहे हो आप सब भी साइकोलॉजिस्ट हो और मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक साइंटिफिक रिसर्च। ओके, हम रिसर्च कर रहे हैं किसी ह्यूमन के बिहेवियर को लेके। हमारे पास में ह्यूमन है, फॉर एग्जाम्पल श्याम, ये श्याम पर्सन है, ठीक है। ये कौन है, ये हमारे पास में एक मतलब पर्सन है, इसके बिहेवियर को हम स्टडी करना चाहते हैं, या इसके बिहेवियर के ऊपर जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम इसके पूरे बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ये जो जो डेली करता है हर एक बिहेवियर की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, रादर दे सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। यहाँ हम सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि ये, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पर जो है वो बड़ा ही मतलब जो है गुस्से में रहता है, उस तरीके से रिएक्ट करता है, कभी हो सकता है वो बहुत ही हैप्पीली रिएक्ट करता है, कभी हो सकता है वो रिएक्ट ही नहीं करता किसी चीज को लेके। तो हर एक चीज को लेके मतलब अलग अलग बिहेवियर उसके हो सकते हैं ना, बट जब हम उसको मतलब स्टडी कर रहे हैं, इस पर्सन के ऊपर स्टडी करेंगे जब हम, तो हम उसके किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ चिल्ड्रन स्टडीइंग इन क्लास 11th स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप इस एक चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो या इस एक चीज को जानना चाहते हो कि क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अपना टाइम स्कूल में किस तरह से स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये आपके रिसर्च का टॉपिक है कि क्लास 11th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। तो टू थिंग्स आर पॉसिबल एट दिस स्टेज। अब दो तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एक पहला तो ये है कि एज अ रिसर्चर, मैंने अभी क्या कहा, हम सभी रिसर्चर हैं, हम सभी साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सभी रिसर्च करने वाले हैं। हम सभी को ये जानना है कि क्लास 11th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हो सकती है कि यू माइट थिंक दैट यू हैव अ फेयरली गुड idea about what happens in school, and you might prepare a list of activities and go to the school with the view to finding out their occurrences। अब देखो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि एज अ रिसर्चर आपको स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है, आपको पता है कि स्कूल में क्या सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो आपने उस अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना दी। आपने एक टर्म सुना होगा ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। देखो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, ये क्या है, ये एक टूल है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पार्टिसिपेंट कौन होंगे, हम मेथड कौन सी यूज करेंगे, हम टूल्स कौन से यूज करेंगे और हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल में, इस एक चीज को रिसर्च कर रहे हो, तो आपके पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली कौन हो गए, आपके पार्टिसिपेंट क्लास 11th के स्टूडेंट। आपके पार्टिसिपेंट कौन हो गए, जो क्लास 11th में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये सभी आपके पार्टिसिपेंट हो गए। आपने मेथड कौन सी यूज करी, आपने जैसे सपोज मेथड यूज करी ऑब्जर्वेशनल मेथड। आप इनको ऑब्जर्व करके फिर डेटा कलेक्ट करने वाले हो, तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि होता है टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। अब ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनता कैसे है, देखो जनरली क्या होता है, एक जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, ये मैंने एक पेपर ले लिया। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं तो एक क्वेश्चनायर बनाया जाता है। उस क्वेश्चनायर में क्या सारी चीजें होती हैं, जैसे ये एक क्वेश्चनायर है, मान लो ये क्वेश्चनायर है, तो इसमें क्या होगा कि जब सेंसस, जब जनगणना होगी कि भारत में कितने लोग रहते हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उनकी क्या एज है, क्या काम वो करते हैं, जब इन सारी चीजों को लेकर जनगणना होगी, सेंसस होगा, तो इसमें क्वेश्चनायर में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ऊपर मान लो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि नाम क्या है, तो नेम किसका आएगा, जो हेड होगा फैमिली का, फिर उसके बाद में वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, वो क्या काम करता है, उसके कितने बच्चे हैं, और फिर उसके बाद में जो है मतलब उसके घर में कितने लोग रहते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, और कब से रह रहे हैं, एग्जाम्पल मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है।
एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये क्या है, ये क्वेश्चनायर होता है, फिर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर कौन भर के देता है, जो भी पार्टिसिपेंट होता है जिससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल में क्या होता है जनरली, देखो जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं किसी चीज को, जैसे मैंने बोला कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाया। मैंने उस स्केड्यूल में ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उनकी क्लासेस जो है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लगती हैं, तो इस 9 से 12 के बाद में जो मतलब या 9 से 12 में कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि साइंस लगती है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सब एग्जाम्पल चल रहा है, ऐसे रिलेट मत कर लेना बिल्कुल रियल से। तो साइंस और मैथ्स लगती है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने देखा कि हाँ साइंस क्लास लगती है तो ऐसे टिक लगा दिया। मैंने देखा मैथ्स क्लास लग रही है, नहीं लग रही है, तो ऐसे रॉन्ग लगा दिया। तो जनरली ये जो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता है, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो भी रिसर्चर इसमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स लिख के रखता है और फिर उसके ऊपर टिक होगा या गलत होगा या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो वो कर दिया करता है। ऐसा समझ में, जिसे ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बना कहा जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जैसे किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने उसको ऑब्जर्व करते करते अपने स्केड्यूल बनाए कि वो पर्सन किस कंडीशन में जो है थोड़ा स्ट्रेस में दिखता है, कौन सी कंडीशंस में हैप्पी दिखता है। तो आपने देखा इस कंडीशन में हैप्पी दिखता है तो आपने उसको आगे नोट डाउन कर दिया। एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे जब हम टूल्स वगैरह को पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता कैसा है एग्जैक्टली। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो कुछ पैरामीटर्स तो होने चाहिए ना जिस पर आपने ऑब्जर्व किया है। जैसे आप अपने फ्रेंड को ही ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका फ्रेंड कौन सी कंडीशंस में किस तरह से रिएक्ट करता है वो आपने नोट डाउन करके रख लिया, ठीक है, या आपने कुछ पैरामीटर सेट कर ली कि ये ऐसी कंडीशन में ऐसे ही बिहेव करता है, और फिर जब आपने देखा कि हाँ ये ऐसा एग्जैक्टली कर रहा है तो आपने उसके ऊपर टिक कर दिया, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता है जो ऑब्जर्वर बनाता है। समझ में आ रहा है, इतना आया, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर तो मैंने आपसे कहा कि पहली कंडीशन वो हो गई कि जहां पर रिसर्चर को पता है कि स्कूल में कैसे क्या सारी चीजें होती हैं, तो उसने कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाई जो भी स्कूल में जनरली होती हैं और फिर उनको लेके जो है मतलब उसने एक स्केड्यूल प्रिपेयर किया। तो इस तरीके से जो है वो मतलब क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है चीजों को, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड ये हो सकता है कि यू माइट थिंक दैट यू डू नॉट नो व्हाट हैपेंस इन द स्कूल एंड बाय योर ऑब्जर्वेशन यू वुड लाइक टू डिस्कवर इट। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपको नहीं पता स्कूल में क्या सारी चीजें कैसे होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, क्या सारा एक जो है स्केड्यूल है बच्चों को लेके, आपको वो चीजें नहीं पता, बट आप ऑब्जर्व करने के लिए गए हो, तो आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने फिर देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अभी पहली कंडीशन में क्या था कि आपको पता था कि स्कूल में कैसे सारा काम होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपने अपना एक स्केड्यूल बनाया ऑब्जर्वेशन को लेके और फिर आपने ऑब्जर्व किया। और सेकंड कंडीशन है जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता स्कूल में क्या होता है, तो जब आप स्कूल में गए आपने देखा कि क्लासेस लगती हैं, असेंबली होती है, कौन कौन सा जो है टाइम मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम भी दिया जाता है, थोड़ा सा उनको लंच ब्रेक भी दिया जाता है, फिर जब उनकी क्लासेस ओवर हो जाती है तब बच्चे क्या करते हैं, क्या सीधे घर चले जा रहे हैं या कुछ और एक्टिविटीज भी हो रही हैं, तब आपने उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कौन से बच्चों को, क्लास 11th के बच्चों को। आए यहां पर समझ में। तो सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जर्वर किसी चीज को, किसी इवेंट को, किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो सारी चीज को ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। आए यहां पर समझ में। अब जैसे यहां पर हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो पूरे स्कूल में क्लास 11th के बच्चों की एक्टिविटीज को जो है एक तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आप यहां पर क्या अंदाजा मतलब किस एक चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्फीयर आपने ले लिया और उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। आइए यहां पर समझ में। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे डे टू डे ऑब्जर्वेशन से कैसे अलग होता है। तो जब आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एक चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो। जैसे एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था यहाँ पर मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जैसे फॉर एग्जांपल हमको रिसर्च करनी है कि जो बच्चे हैं 10 से 16 साल के बीच में उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो हम इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है मतलब यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो आपने 10 से 16 साल के बच्चों को जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो आपने उनके किसी एक बिहेवियर को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने देखा कि बच्चे जनरली कौन से टाइम सबसे ज़्यादा जो है मतलब अग्रेसिव फॉर्म में हमको देखने को मिल रहे हैं, तो वो वाला एक बिहेवियर आपने लिया और आप उसको नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी।
क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में यहाँ तक? आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा, और बाकी फिर जैसे जैसे आगे समझते चलोगे तो लास्ट तक आते आते टॉपिक्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है? अभी तक आई होप सो क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट एक और चीज क्या होती है इसमें, रिकॉर्डिंग। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जब जो भी ऑब्जर्वर या जो भी रिसर्चर है जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो बिहेवियर को रिकॉर्ड भी कर सकता है कुछ डिफरेंट मीन्स को यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल मार्किंग टैलीज फॉर द ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बिहेवियर व्हेनेवर दे ऑकर एंड टेकिंग नोट्स describing each activity in greater detail using shorthand symbols, photographs, video recording etc. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक पार्क है, इस पार्क में डेली 10 बच्चे आते हैं खेलने के लिए, और ये 10 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आते हैं, मतलब इनके मम्मी या पापा या मम्मी पापा दोनों कोई ना कोई इनके साथ में आता है, ठीक है? अब ये 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चे के बिहेवियर को जो है कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करना चाहता है कि जब बच्चे पार्क में खेलने आते हैं तो जनरली उनका बिहेवियर किस तरह का रहता है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े गुस्से में होते हैं, थोड़े लड़ाकू बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अरे खेलो मस्त मौज में खेलो, तो इस तरीके से भी होते हैं, है ना? अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, रिसर्चर क्या कर रहा है, वो इनके बिहेवियर को पढ़ना चाह रहा है, तो उसने कुछ जो है पैरामीटर्स ले लिए। मार्किंग टैलीज का मतलब क्या होता है कि उसको ऑलरेडी पता था कि बच्चे जनरली कैसा बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें भी पता है कि जब बच्चे पार्क में खेलने आएंगे तो कुछ बच्चे बिल्कुल ओवर एंथुसियास्टिक, बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है थोड़े से लड़ाकू टाइप हो, थोड़े से जो है मतलब उनको गुस्सा आ जाता है, जल्दी जल्दी जो है लड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी जो है मतलब एंगर इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे हमको ऐसे दिखते हैं बिल्कुल सैड, एक कोने में बैठे हैं कि अरे मेरा फ्रेंड मुझे खिला नहीं रहा है तो इसलिए दूर बैठे हैं जाके, ऐसा भी होता है ना, देखा ना ऐसे बच्चों को। तो ये इतने पैरामीटर्स हमको पता है, ठीक है? अब हमने देखा कि इन 10 में से 6 बच्चे हैं जो मतलब बिल्कुल खतरनाक तरीके से खेलते हैं, मस्त, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स भी एक तरफ बैठे हैंगे, मस्त खेल रहे हैं, ठीक है? हमने देखा ये 2 बच्चे हैं बेचारे, इनको कोई खिला ही नहीं रहा, और 2 बच्चे वो अपने गुस्से में ही मुंह फुला के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अब हम इनके बिहेवियर को जो है एक तरीके से टैली करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सी कंडीशंस में कैसे कैसे रिएक्ट करता है, तो हम हमारे पैरामीटर्स को वो राइट या रॉन्ग जो टिक है उसको लगाते हुए चलेंगे। ये होता है कि आप एक तरीके से बिहेवियर को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। इसके अलावा जो पर्सन है, जो भी ऑब्जर्वर, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है? मैं गई थी पार्क में बच्चों को देखने, तो मैंने फोटोज लिए, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी कि मैं कौन सा बच्चा कब कैसे जो है मतलब बिहेव करता है, तो उस तरीके से एक डेटा मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पर ऐसे बैठ के नोटिस करती रहूं सारी चीजों को, मैं उसमें जो है रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ चीजों को, ऑब्जर्व तो करूंगी, स्केड्यूल तो भरूंगी, साथ ही साथ में उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, फोटोग्राफ ले सकती हूँ, कुछ सिंबल्स वगैरह यूज करके जो है उसको डिटेल्स में भी बता सकती हूँ। अब जैसे मैंने देखा कि ये 2 बच्चे बिल्कुल सैड है, इनको कोई खिला नहीं रहा है, कोई बच्चा नहीं खिला रहा है इनको अपने साथ में, तो क्यों नहीं खिला रहा, क्या कारण है? ये 2 बच्चों के अंदर ऐसी क्या चीज है कि उनको कोई नहीं खिला रहा है, या ये दोनों बिल्कुल अच्छे हैं पर बाकी बच्चों के अंदर ऐसा क्या है कि वो उसे नहीं खिलाना चाहते हैं, ठीक है? मतलब अपने साथ में जो है गेम्स में साथ में नहीं खिला रहे हैं। तो इस तरीके से मान लो कुछ पैरामीटर्स मुझे दिखे तो मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में भी लिख लिया, सो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, ठीक है? आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। क्लियर है? ये भी आया यहाँ पर समझ में। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, इसी के साथ में एक और क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब मेरे को बच्चों का डेटा मिल गया, पहले मैंने जैसे सिलेक्शन आपको बताया, दूसरा मैंने आपको रिकॉर्डिंग बताया। अब जो भी टेक्निक के थ्रू मेरे पास में डेटा कलेक्ट हुआ है तो उसको मैं क्या करूंगी, एनालाइज करूंगी। मैं उसमें ये देखूंगी कि जो भी मेरे पास में डेटा आया है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने ये एक चीज पढ़ी, डेटा खुद में नहीं बोलता, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया तो वो रियलिटी को नहीं बताएगा, उस रियलिटी को आपको इन्फ्रेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको उस रियलिटी को समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या चीज है, आपको उस एक पॉइंट को आपको खुद जो है मतलब बाहर निकालना पड़ेगा। रियलिटी क्या है, जो डेटा आपके पास में मिला है उसका मतलब क्या है, उसको एक पूरा कंक्लूड करना, एक पूरा एनालाइज करना, वो काम अब किसका है, रिसर्चर का है। It is important to know that making good observation is a skill। अब ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करो, ये भी एक स्किल है। क्योंकि हम जैसे मान लो कोई ऑब्जर्व करने बैठा है बट एग्जैक्टली क्या चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए वो उसे छोड़ के किसी दूसरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस डेटा का कोई सेंस नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि डेटा में क्वालिटी होना चाहिए। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो आपके डेटा कलेक्ट करने का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से अच्छा डेटा चाहिए, आपको अच्छे से अच्छी रिसर्च करनी है, तो आपका डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए। आया समझ में? ये हुआ यहाँ तक क्लियर? तो इस तरीके से डेटा की इंपॉर्टेंस होती है, और इसीलिए जो भी एक बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, वो उसकी अपनी स्किल है। अ गुड ऑब्जर्वर नोज व्हाट ही और शी इज लुकिंग फॉर, whom he or she wants to observe,
when and where the observation needs to be made, in what form the observation will be recorded, and what methods will be used to analyze the observed behavior. एक अच्छे ऑब्जर्वर को ये पता होता है कि उसे क्या एक चीज देखना है, किस एक चीज को ऑब्जर्व करना है, किस एक चीज को उसको ऑब्जर्व कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन सी कंडीशंस के अंदर करना है, कौन सी टेक्निक उसमें यूज करनी है, उसको अगर रिकॉर्ड करना है तो कौन से ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, और जब मेरे पास में सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो मुझे उसको एनालाइज कैसे करना है। ये सारी चीजों को किसके बारे मतलब किसको पता होता है इन चीजों के बारे में? जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। बहुत बार हम लोग भी बोलते हैं ना अपने आप में, बहुत बार ऐसा बोला जाता है, मतलब मैं भी ये चीज बोलती हूँ कि हम एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं। हमको ऐसा लगता है ना, जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ। ऑब्जर्व कौन कर सकता है? अब देखो थोड़ा सा जो है साइकोलॉजी के बाहर आए, थोड़ा सारी चीजों को रिलेट करें तो जनरली हमने ये चीजें सुनी है ना कि यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड यू शुड बी अ गुड लिसनर। हमेशा सिर्फ बोलते नहीं रहना चाहिए, हमेशा सिर्फ बोलते नहीं रहना चाहिए, कभी चीजों को सुनना भी चाहिए, और सुनने के साथ साथ में अपने आसपास में चीजों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए। स्पेशली आपने देखा होगा, स्पेशली मतलब ये सारी चीजें ना थोड़ा साइकोलॉजी से बाहर आके बता रही हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, तो आपने देखा होगा लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि जब भी कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो चीजों को ऑब्जर्व किया करो, आसपास कौन है चीजों पर ध्यान दिया करो, नोटिस किया करो, है ना, देखा करो आपके आसपास में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, ताकि आप एक सेफ्टी रहेगी, वो एक चीज बोली जाती है। इसके अलावा हम भी जनरली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। कोई टीचर है, कोई टीचर के बिहेवियर को हम देखकर समझ जाते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं ना कि ये हमारी टीचर ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है गुस्सा कर देती है किसी बात पे, तो इनको जो है किसी तरह से ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे ये गुस्सा हो जाए, इनके साथ में हमको अच्छे से बात करनी है, तो ये हमको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी। तो वो आपको कब समझ में आता है? जब आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लग जाते हो। जनरली देखना इज डिफरेंट थिंग, बट ऑब्जर्व करना इज डिफरेंट थिंग। तो जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास में बहुत सारा जो है उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन या फैक्ट जो है आपके पास में पहुंचते हैं। तो इसीलिए अब ये तो आपकी डे टू डे ऑब्जर्वेशन होगी, बट जब आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व करो तो आपको इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आ गए हैं हमारी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। तो ऑब्जर्वेशन देखो बहुत सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना चीजों को। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ मतलब ये फॉलोइंग टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहला है एक नेचुरलिस्टिक और दूसरा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या होता है नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब? अच्छा, नेचुरल से मतलब क्या समझते हो? नेचुरल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज नेचुरल है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि वो नेचुरल है, मतलब वो चीज वैसी ही है, उसमें हमने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया, दैट इज एज इट इज, है ना, जैसी वो रहनी चाहिए वो वैसी ही है, हमने उसमें किसी तरह की कोई नई चीज ऐड ऑन नहीं करी। सो दैट इज नेचुरल, दैट इज व्हाट नेचुरल ब्यूटी। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल ब्यूटी की हम बात करते हैं ना कि कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं करा, इट्स अ नेचुरल ब्यूटी। मेकअप क्या हो गया? हमने अपनी तरफ से कोई इनपुट दिया उसमें, बट जब हमने कोई चीज नहीं दिया सो दैट्स अ नेचुरल ब्यूटी, है ना, एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है। अब उसके बाद में कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जहां आप चीजों को खुद से कंट्रोल करो, मतलब आपने कोई इनपुट दिया है, मतलब आपने किसी तरह की कोई चीज की है, तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। अब मीनिंग समझ में आ गया, नेचुरल कंट्रोल का मीनिंग समझ में आ गया। अब इस ऑब्जर्वेशन को समझो। सो जनरली क्या होता है? When observation are done in a natural or real life setting, in the above example as it was a school in which observation was made, so it is called naturalistic observation. जब हम किसी तरह की ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग में कर रहे होते हैं तो वो आपकी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि आप स्कूल के अंदर क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना टाइम जो है स्कूल में कैसे स्पेंड करते हैं इसके ऊपर स्टडी कर रहे हो। तो आप जस्ट स्कूल जो है वो नेचुरलिस्टिक सेटिंग है, स्कूल ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करता है, आप वहां पर जाके जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। आपने कोई स्कूल तो क्रिएट नहीं करा, आपने तो उन्हीं बच्चों को वहां पर जबरदस्ती बिठाया और फिर आप देख रहे हो कि हाँ बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी उसी में जाकर ऑब्जर्वेशन किया। सो इन दिस केस द ऑब्जर्वर मेक्स नो एफर्ट टू कंट्रोल और मैनिपुलेट द सिचुएशन फॉर मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। तो देखो इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है ना वो किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए मैनिपुलेट या चेंज नहीं करता है। एज इट इज सिचुएशन में आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मतलब जो भी डेटा आपको चाहिए है आप उसमें ऑब्जर्वेशन कर लिया करते हो, आप चीजों में चेंज नहीं करते। और इस तरह का ऑब्जर्वेशन कहाँ पर किया जाता है? जनरली हॉस्पिटल्स में, घरों में, स्कूल्स में, डे केयर सेंटर्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्या हो गया नेचुरलिस्टिक सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन का मतलब कि जो भी नेचुरल सेटिंग है हम उसके अंदर ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें हम किसी तरह से कोई इनपुट या कोई चेंज या मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। However, many a times you might need to control certain factors that determine behavior as they are not the focus of your study.
बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपनी स्टडी को या अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें वैसा डेटा नहीं मिल रहा होता जैसा हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं या किसी तरह की सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल हम मान लो लेबोरेटरी के अंदर चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, और बहुत बार साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी स्टडीज को लेबोरेटरी के अंदर भी किया जाता है, मतलब लैब सेटिंग के अंदर किया जाता है। तो लैब क्या है ना, पूरा बनाया जाता है और फिर उस अकॉर्डिंग चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करना। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी फैक्टर को कंट्रोल करके या किसी सिचुएशन को अपने आप से बना के फिर उसके अंदर चीजों को ऑब्जर्व करना। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक के अंदर, आपका जो बॉक्स 2.1 है, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर क्या सारी चीज बताई गई है। उसमें क्या बताया जाता है कि दो साइंटिस्ट रहते हैं, ठीक है। अब वो दो साइंटिस्ट रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन को समझो, दो साइंटिस्ट हैं ए और बी, ओके। और इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है। उन्होंने कहा कि हमको कुछ रिसर्च करनी है, तो उसके लिए लेबोरेटरी में यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ओके। उनको क्या करना था, ये लैब है, ये पूरा एक लैब है। तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया यूनिवर्सिटी से और उन्होंने कहा कि इस लैब में 3 रूम्स हैं, ठीक है। लैब के अंदर 3 रूम्स हैं और उन्होंने बच्चों को एक एक करके बोला कि आप लोग रूम्स के अंदर जाना और वहां पर आपको एक क्वेश्चनायर मिलेगा, आपको उसको फिल करना और बस वापस आ जाना है। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमें एक रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के लिए हमको डेटा चाहिए, तो आपको जस्ट लैब में रूम में जाना है और उसमें जाने के जो भी आपको क्वेश्चनायर मिलेगा आपको उसको फिल करना है और बाहर आ जाना है, ओके। इतना सिंपल सा काम है। मतलब रूम में जाओ, क्वेश्चनायर को फिल करो और बाहर आ जाओ। जो भी आपसे पूछा जाएगा मतलब पेपर में लिखा होगा, आपको बस उसी में जवाब देना है और आप बाहर आ सकते हो। 3 रूम्स हैं, जैसे सपोज एक्स वाई जेड, तीनों रूम इक्वल हैं, तीनों में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। अब जैसे स्टूडेंट्स को भेजा जाता था तो जो ये फर्स्ट रूम है, ये फर्स्ट रूम है, ठीक है। 1 2 3 लिख लेते हैं, ओके। देखो 1 2 3 रूम्स है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जा रहे थे वो जस्ट जाते थे, सिंगली यहाँ पर बैठते थे, क्वेश्चनायर भरते थे और बाहर आ जाते थे। इस रूम में जो स्टूडेंट्स जा रहे थे उनको उनके साथ साथ में 2 और लोग बैठे हुए मिलते थे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं इस रूम में जाती हूँ तो मुझे सिंपली जाना है और बाहर आ जाना है। और जस्ट मान लो कि मुझे सेकंड रूम में भेजा गया, तो सेकंड रूम में जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा 2 और लोग वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मतलब मुझे मिला के यहाँ पर 3 लोग हो गए, ओके। थर्ड रूम में जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ना फर्स्ट में भेजा गया ना सेकंड में भेजा गया और मुझे थर्ड रूम में भेजा गया और मुझे ये कहा गया कि रूम के अंदर कुछ भी हो मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मुझे क्या कहा गया कि रूम के अंदर कोई भी चीज हो आपको रिएक्ट नहीं करना है। जब मैं रूम के अंदर गई तो मैंने देखा 2 और लोग बैठे थे यहाँ पर और फिर मुझे मिला के 3 लोग हो गए। तो मतलब फर्स्ट रूम क्या, जहाँ किसी को कुछ भी नहीं बोला है, जहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, जस्ट जाओ क्वेश्चनर भरो बाहर आ जाओ। सेकंड रूम, यहाँ भी जाना है, क्वेश्चनर भरना है, बाहर आना है। बट यहाँ जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा 2 और लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। या अगर मुझे थर्ड रूम में भेजा गया था तो मुझे ये बोला गया था कि जब आप अंदर जाओगे तो किसी भी तरह की सिचुएशन में आपको रिएक्ट नहीं करना है और यहाँ पर जाके क्वेश्चनर भरना है। अब अलग अलग स्टूडेंट्स है, मान लो हमारे पास में 100 स्टूडेंट्स है, मान लो, ठीक है। अब उस 100 स्टूडेंट्स में से हमने कुछ को इसमें भेजा, कुछ को इसमें भेजा, कुछ को इसमें भेजा और हम रैंडमली भेज रहे थे बच्चों को कि आप जाओ आ जाओ, आप जाओ आ जाओ। मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि पर्टिकुलरली हमको इसी रूम में भेजा गया। रैंडमली आप किसी भी रूम में जो है जा सकते हैं। जैसे इस रूम से कोई बच्चा भर के बाहर आ गया, इन 2 रूम में ऑलरेडी बच्चे बैठे हैं तो यहाँ पर किसी एक को भेज दिया। तो इस तरीके से रैंडमली जो है बच्चों को भेजा जा रहा था। अब जब बच्चे जा रहे थे यहाँ पर क्वेश्चनर फिल करने के लिए, तो धीरे धीरे रिसर्चर्स ने क्या किया, रूम के अंदर स्मोक फिल करना स्टार्ट किया। मतलब रूम में जो वेंटिलेशंस वगैरह हुआ करते थे तो उनके थ्रू जो है यहाँ पर स्मोक भरना स्टार्ट हो जाती है। मतलब रूम के अंदर जो है बहुत सारा धुआं आने लग जाता है। अब जब रूम के अंदर बहुत सारा धुआं आने लग जाता है तो जो इस रूम में जो मतलब जो बच्चे जा रहे थे क्वेश्चनर भरने के लिए, तो उनमें से करीब 75% स्टूडेंट्स ने जो है बाहर आके इस एक चीज को रिपोर्ट किया। मतलब उन्होंने बाहर आके बताया कि रूम के अंदर बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है। किसको बताया? रिसर्चर को बताया। सेकेंड रूम जहां पर 2 लोग और बैठे हुए थे और जब हम मान लो जैसे मैं वहां पर गई और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 36% लोगों ने जो है रिएक्ट किया।
मतलब 36% लोगों ने ही जस्ट बाहर आकर कहा कि जो है रूम के अंदर धुआं भर रहा है। क्योंकि इसका रीजन ये था, क्योंकि जब वो अंदर बैठे थे तो उन्हें पता था कि यार मेरे साथ ये दो भी तो बैठे हैं, ये दो तो जा ही नहीं रहे रिपोर्ट करने के लिए, तो मैं क्यों जाऊं। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने रिपोर्ट करी नहीं, और जितनों ने करी तो वो 36% के अराउंड लोगों ने जो है इसके अंदर रिपोर्ट करी। तीसरा रूम जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी सिचुएशन में आपको रिएक्ट नहीं करना है, और दो लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो जब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा कहा जाएगा और मैं किसी रूम के अंदर जाऊंगी और मुझे दो लोग और मिलेंगे और मुझे कहा गया कि किसी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना, तो मैं ऐसा सोचूंगी जब बोला है तो नहीं करना है रिएक्ट, ये दो भी तो बैठे हुए हैं मेरे साथ में, है ना, ये एक चीज मेरे अंदर आ जाती है। तो यहां से मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चों ने ही जो है रिपोर्ट करा कि रूम के अंदर धुआं भर रहा है। तो मतलब ये देखा गया, क्या उनके रिसर्च क्या एक चीज वो करना चाह रहे थे, वो ये देखना चाह रहे थे कि बच्चे कितना ज्यादा रिपोर्ट करेंगे अगर रूम के अंदर धुआं भरा जाएगा तो। और उसमें मतलब डिपेंड करता है ना कि वो कैसे सिनारियोज में है। जैसे अगर आप अकेले हो और आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप खुद से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो रिएक्ट करने की, लेकिन जब आप किसी दूसरों के साथ में होते हो तो आपके अंदर एक ये चीज होती है कि यार ये भी तो है, तो मतलब आपको एक तरीके से डर नहीं होता, तो वो एक ग्रुप का जो है इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। थर्डली, जब आपको कहा जाता है कि आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे तो आप और कम रिएक्ट करते हो। तो इस तरीके से उनने एक जो है रिसर्च कंडक्ट करी। तो ये जो एग्जांपल आपको दिया है इसमें ये बस बताना था कि उनको ऑब्जर्व करना था, उन्हें ऑब्जर्व ये करना था कि कितने ज्यादा बच्चे जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि रूम में धुआं भर रहा है, इस एक चीज को लेके, तो ग्रुप्स का क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये सारा कुछ उनको ऑब्जर्व करना था। तो उसके लिए उन्होंने ये लैब सेटिंग पूरी खुद से बनाई थी। खुद से उन्होंने 3 रूम्स जो थे, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद से 3 रूम्स बनाए थे, जो पूरा लैब का सेटिंग था उसके अंदर उन्होंने स्मोक को फिल किया था। ऐसा तो नहीं कि रूम के अंदर ऑलरेडी स्मोक आती ही थी और फिर बच्चों को भेजा गया, ऐसा नहीं था। ये जो पूरी सेटिंग है इसको खुद से बनाया गया, इसको खुद से मैनिपुलेट किया गया, इसको कंट्रोल किया गया। तो जब हम ऐसे कंट्रोल्ड सिचुएशंस में या ऐसी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। आया समझ में? तो एक आपका नेचुरलिस्टिक हो गया, दूसरा आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। एंड यू विल कम टू नो दैट स्मोक कुड नॉट ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ कंट्रोल लैबोरेटरी सिचुएशन। और स्मोक तो आप तभी फिल कर सकते हो ना जब आपने उसको कंट्रोल करके रखा है। ऐसा तो है नहीं कि रूम के अंदर अपने आप जो है स्मोक भर रही थी कहीं से, तो वो आपने खुद ने किया था उस एक चीज को, इसलिए वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड कंट्रोल लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन एक्चुअली इज ऑब्टेन्ड इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। और जनरली जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस वगैरह होती हैं वो आपकी लैब सेटिंग्स के अंदर ही की जाती हैं। क्लियर हुआ? आया यहाँ पर समझ में? तो फर्स्ट एग्जांपल था आपका कौन सा? नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। आई होप सो वो क्लियर हो गया होगा। मतलब फर्स्ट जो टाइप था आपके ऑब्जर्वेशन मेथड का वो इस तरीके से होता है। अब आप अगर किसी को ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कोई स्टडी कर रहे हो तो आप नेचुरलिस्टिक कंडीशन में भी कर सकते हो, आप कंट्रोल कंडीशंस के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड टाइप है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब जहां आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, और पार्टिसिपेंट का मतलब आप पार्टिसिपेट खुद से कर रहे हो। ठीक है, तो ये नॉन पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट का मतलब होता है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? सो देखो, जनरली ऑब्जर्वेशन 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो यू मे डिसाइड टू ऑब्जर्व द पर्सन और इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक चीज ये हो सकती है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ग्रुप है, ठीक है, और आप इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, या फिर जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है एक, और आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ दूर खड़े हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एक ये चीज हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? यू मे बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा कि पहली कंडीशन ये है कि ये कोई ग्रुप है, आप इस ग्रुप को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो। सेकेंड कंडीशन ये है कि आप इस ग्रुप को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो आप खुद उसके अंदर जो है इंक्लूड हो जाते हो। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है जहां पर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज योर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और ऐसी कंडीशन जहां पर आप खुद उस ग्रुप के पार्ट हो, दैट इज योर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आया समझ में? डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों के बीच में? क्या है कि पहली चीज जहां पर आप जिस भी ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसके पार्ट नहीं हो, तो वो हो गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और सेकंड कंडीशन है कि जहां पर आप खुद भी उसके पार्ट हो और उसमें रहते हुए फिर आप उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज योर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड इन द फर्स्ट केस द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड may not be aware that he or she is being observed. And for example, you want to observe the pattern of interaction between teachers and students in a particular class. So there are many ways of achieving this goal. You can install a device, camera to record the classroom activities which you can see later and analyze. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहली कंडीशन क्या है, आप ऑब्जर्व जो है मतलब बाहर से कर रहे हो, आप खुद उसके पार्टिसिपेंट नहीं हो, तो आप जो जिनको ऑब्जर्व कर रहे हो, जो ऑब्जर्व हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो ऑब्जर्व हो रहे हैं क्योंकि आप उसके बाहर हो। ठीक है,
अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी क्लास में टीचर्स और बच्चों के बीच में किस तरह का एक इंटरेक्शन है उसको समझना चाहते हो, उसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उस क्लास में एक वीडियो कैमरा जो है लगा सकते हो। आपने वीडियो कैमरा लगाया, उस कैमरे के थ्रू आप रिकॉर्डिंग करके सारा कुछ जो है देख सकते हो कि टीचर जो है वो बच्चों के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ऑल्टरनेटिवली यू मे डिसाइड टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास विदाउट इंटरफेयरिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन द एवरीडे एक्टिविटीज। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इसके अलावा आप एक और चीज क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है एक कॉर्नर में बैठे हुए हो बिना किसी इंटरफेरेंस के या बिना किसी पार्टिसिपेशन के उनकी एवरीडे एक्टिविटीज में। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट क्लास के साइड में कॉर्नर में बैठे हुए हो, आप उनकी एक्टिविटीज में किसी तरह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो और जस्ट आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। या तो आप वीडियो कैमरा के थ्रू करो या फिर आप पार्टिसिपेट ना करो, बस दूर से बैठ के देखते रहो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो एक कंडीशन क्या है कि ये क्लासरूम है, इसमें आपने कैमरा लगा दिया तो बच्चों को नहीं पता कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, या कैमरे के थ्रू उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है बट उतना ज्यादा नहीं पता। लेकिन जस्ट सपोज ये पूरी क्लास जो है इसकी फंक्शनिंग चल रही है, आप जस्ट इस कोने में बैठ के सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जहां पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बट आप ऑब्जर्व कर रहे हो। The danger in this type of setup is that the very fact that someone is sitting and observing may bring a change in the behavior of students and the teacher। अब जैसे मान लो आप हो, मान लो आपकी क्लास में जो टीचर आई हैं, आप और टीचर मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, सब बढ़िया से आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, अपने डाउट्स वाउट्स पूछ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इजीली हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में मान लो प्रिंसिपल आ गई और प्रिंसिपल जो है जस्ट आपकी क्लास में एक कोने में बैठ जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है, मतलब वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना, तो अब वो कुछ भी नहीं बोल रही है। ठीक है, जस्ट वो एक कॉर्नर में बैठी हुई है और सारा कुछ जो फंक्शनिंग क्लास की कैसे चलती है, कैसे सारा कुछ हो रहा है, बस उसको ऑब्जर्व करिए, बैठी चुपचाप बैठी, कुछ नहीं बोल रही। बट अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके और आपकी टीचर के दोनों के ही परफॉर्मेंस में, दोनों के ही बिहेवियर में एक चेंज आ जाएगा। कुछ बच्चे जो अभी तक शायद बिना हेजिटेशन के डाउट्स पूछ रहे थे, शायद वो हेजिटेट हो जाएं, शायद वो नर्वस हो जाएं, उनको ऐसा लगे कि अरे यार प्रिंसिपल क्या सोचेगा अगर मैं डाउट पूछूंगा तो, अरे यार वो मतलब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत डम हूँ क्या, ऐसी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। और टीचर थोड़ा सा जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, टीचर को ऐसा लगेगा, मतलब टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है बट हो सकता है जब प्रिंसिपल आ गई तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल मुझे वॉच कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा क्लास में, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करने लग जाता है। तो ये एक इसका डीमेरिट होता है आपके नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये तो आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि द ऑब्जर्वर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्कूल और द ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग ऑब्जर्व्ड। मतलब जैसे ये क्लास है और ये टीचर हैं और ये सारे बच्चे हैं, तो इनके साथ में आप भी जो है इसी क्लास में हो और आप इन्हीं के जैसे बच्चे बन जाओ। ठीक है, आप मतलब इन्हीं के साथ में जो है जैसे ये सारा काम करते हैं वैसे आप भी करने लग जाओ। दैट इज योर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप उस ग्रुप के खुद मेंबर हो और उसके बाद में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। सो द ऑब्जर्वर टेक्स सम टाइम टू एस्टैब्लिश अ रिपोर्ट विद द ग्रुप सो दैट दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग हिम और हर एज वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टीचर नहीं हूँ, मान लो, ठीक है, मैं टीचर नहीं हूँ और मैं भी अपने स्कूल में चली जाती हूँ और उसके बाद में जो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं क्लास 11th में चली जाऊँ और 11th में जो बच्चे बैठे हैं मैं भी उनके साथ में बैठ जाऊँ, बच्ची बन के बैठ जाऊँ, बिल्कुल मैंने भी 2 चोटी कर ली और ड्रेस पहन ली स्कूल की, ठीक है, और बहुत अच्छे से ऐसे बिल्कुल मांग वांग निकाल के फिर उसके बाद में मैं भी बैठ जाऊँ वहाँ पर अपना स्कूल बैग लेके। तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करूँगी धीरे धीरे करके और फिर उसके बाद में उनके साथ में मतलब थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा कि ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले एज ए स्टूडेंट। जब उनके साथ में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, तो मैं भी उन्हीं के जैसी हो जाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं टीचर स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करूंगी। तब मैं खुद भी उस क्लास का पार्ट हूँ बट मैं जो है उनको भी ऑब्जर्व करती रहूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी सब कुछ करूंगी लेकिन साथ साथ में ऑब्जर्व भी करती रहूंगी। मेरा टारगेट यहाँ पर क्या है, मुझे कोई क्लास 11th का एग्जाम नहीं पास करना है। मेरा टारगेट क्या है, जिस रिसर्च को करने के लिए, जिस टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन को समझने के लिए मैं वहां पर बैठी हूँ, उस एक चीज पर मैं अच्छे से डेटा कलेक्ट कर लूँ। बस मेरा काम इतना है कि मुझे उनके जैसा बनना है ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर सके। क्लियर है, आइए समझ में, ये होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड हाउएवर द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर विद द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व्ड वुड वरी डिपेंडिंग अपॉन द फोकस ऑफ द स्टडी। बट ये चीज है कि जब ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व वाले ग्रुप के साथ में मिक्सअप हो जाता है तो आपकी स्टडी जो होगी वो थोड़ा सा जो है मतलब डिफर करती है इस एक चीज पर कि आप किस एक चीज पर फोकस करना चाहते हो। हर एक चीज में, चाहे आप नॉन पार्टिसिपेंट में करो चाहे आप पार्टिसिपेंट में करो, आपका फोकस क्या है, आप किस एक चीज को स्टडी करना चाहते हो उस पर आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब ऐसा ना हो कि जैसे मैं क्लास की बच्ची बन गई तो मैं भी बच्चों के जैसे बढ़िया मस्ती वस्ती करने लग गई और मैं भी खूब जो है मस्ती कर रही हूँ, पढ़ाई
लिखाई में मतलब बिल्कुल जीरो आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो टीचर का एक इफेक्ट मेरे ऊपर भी रहेगा ना, क्योंकि मैं पार्टिसिपेंट बन चुकी हूँ अब उस क्लास की। तो मुझे वो एक चीज नहीं भूलना है कि मैं यहाँ किस एक टारगेट को लेकर आई हूँ। तो ये एक जो है ध्यान रखना चाहिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के टाइम पर, और जो भी डेटा हम कलेक्ट करना चाहिए चाह रहे हैं वो हमारा फोकस हमेशा रहना चाहिए। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहां पर आप खुद उसके पार्ट बन रहे हो, नॉन पार्टिसिपेंट जहां पर आप बाहर से रह के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन उसका एक डिमेरिट क्या है कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है और अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, हेजिटेशन आ जाता है। और वहीं जब आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो इसमें ये एक चीज है कि कहीं आप अपने फोकस को ना भूल जाओ। ठीक है, ये भी हुआ क्लियर। तो ये आपका सेकंड टाइप होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड का। आप इन मेथड्स के थ्रू जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आप पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कर सकते हो, आप नॉन पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कर सकते हो, आप नेचुरल कंडीशन में ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कंट्रोल कंडीशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपका स्टडी कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपको जो है मेथड को यूज करना है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एडवांटेज ये होता है कि इट enables the researcher to study people and their behavior in a naturalistic situation as it occurs। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो रिसर्चर है वो लोगों को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में। जैसी भी सिचुएशन है वैसे ही उसको ऑकर मतलब वैसे ही उसको ऑब्जर्व करता है। अपनी तरफ से किसी के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लेकर आता, जस्ट उनको कंडीशंस दे सकता है और जो है मतलब किसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, या नेचुरल कंडीशन में भी बस वो ऑब्जर्व करेगा। जो चीज़ जैसी है उसको ही हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम चीज़ों में अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करते, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही ऑब्जर्व किया जाता है। However, the observation method is labor intensive, time consuming and is susceptible to observers bias। बस इसका एक डीमेरिट ये होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है। मतलब इसमें आपका लेबर ज़्यादा लगता है, आपका काम ज़्यादा लगता है, आपको ज़्यादा चीज़ों के ऊपर नोटिस करना है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। और दूसरी चीज़ ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि आप जब तक आपको डेटा नहीं मिलेगा तब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहोगे, है ना। जब तक फाइनल जो है मतलब जैसा डेटा मुझे चाहिए है, जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिलती तब तक मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहूँगी, और जिस दिन मुझे वो चीज़ मिलेगी तब मेरी ऑब्जर्वेशन खत्म होगी। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा व्यू पॉइंट आ जाए, मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट आ जाए। जो चीज जैसी है मैं शायद उसको वैसा ना बता पाऊं, कहीं ना कहीं एक बायस्ड व्यू जो है मेरा उसके अंदर आ सकता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट होता है। Our observation is influenced by our values and beliefs about the person or the event। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ अपने फ्रेंड के ऊपर, तो मैं अपने फ्रेंड को जितना जानती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा फ्रेंड है, ओके। अब मैं अपने फ्रेंड को जितना जानती हूँ तो मुझे पता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इसकी, और ये हमेशा जो है मुश्किलों से बहुत ज़्यादा लड़ता है, कभी किसी चीज़ से डरता नहीं है। मुझे ये इसके बारे में पता था, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने स्टार्ट किया। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ जो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाता है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, बल्कि अंदर से थोड़ा थोड़ा डर इसको भी लगता है। मतलब वो है ना, डर सबको लगता है, तो वैसे थोड़ा सा डर इसको भी लगता है। कहीं ना कहीं कुछ इसके भी वीक पॉइंट्स है। मैंने इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, बट मुझे ये चीज़ पता था कि नहीं यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ मैंने उसके अंदर ऐड ऑन कर दी अपनी तरफ से, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये एक इसका डीमेरिट होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आइडियाज़, अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स को ऑब्जर्वेशन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। बल्कि ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करो, उसमें अपनी तरफ से कोई इनपुट ना दो। बट बहुत बार ऐसा हो भी जाता है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं वो हमारे अपने वैल्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने बिलीव्स के थ्रू क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। You are familiar with the popular saying, we see things as we are and not as things are। जनरली आपने एक चीज़ सुनी होगी ना कि हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, बल्कि वैसा नहीं देखते जैसी वो चीज़ है। समझ में आया क्या कहा मैंने, कि हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, बल्कि वैसे नहीं देखते जो चीज़ जैसी है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करना है, उसमें ये नहीं देखना कि हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तभी आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट होने वाली है। और जब ऐसा होता है कि हम चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने बाइस्ड व्यूज़ को ऐड ऑन कर देते हैं, तो जो मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ आर बाइसेस वी में इंटरप्रेट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे देन व्हाट द पार्टिसिपेंट्स में एक्चुअली मीन। तो इसके थ्रू हमारा जो रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं जो कंक्लूजन होगा हमारी स्टडी का, वो थोड़ा सा
गलत हो सकता है, ठीक है, मतलब वो रियलिटी पर हमको नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दिया। एंड देयरफॉर द ऑब्जर्वर शुड रिकॉर्ड द बिहेवियर एज हैपन्स एंड शुड नॉट इंटरप्रेट द बिहेवियर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। तो इसीलिए ऑब्जर्वर का काम क्या है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही पढ़ा जाए, वैसा ही ऑब्जर्व किया जाए, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंटरप्रेट ना किया जाए, तभी हम एग्जैक्ट रियलिटी पर जो है पहुंच सकते हैं। तो ये एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? आई होप अब आपको ऑब्जर्वेशन मेथड में कोई डाउट नहीं होगा। अब जितना पढ़ा सारी चीजों को एक बार क्या करेंगे, फटाक से सारा रिकॉल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन के साथ में। तो ऑब्जर्वेशन इज अबाउट नोटिसिंग। ऑब्जर्वेशन क्या है? जहां पर आप चीजों को नोटिस करते हो। ऑब्जर्वेशन एक नॉर्मल सीइंग होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जब आप चीजों को नोटिस करने लग जाते हो। और जब आप ऑब्जर्वेशन साइंटिफिकली करते हो या जब आप ऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहे होते हो, तो इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला तो सिलेक्शन, आप किस तरह से कौन से फिनोमेना को स्टडी करना चाहते हो, कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर, कौन से पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, उसको आपको सिलेक्ट करना है। सेकेंडली, आप बिहेवियर को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, उसमें जो है जो आपका स्केड्यूल बनेगा ऑब्जर्वेशन का उसको फिल कर सकते हो। तीसरा, जो भी डेटा आपके पास में आया है उसको एनालाइज करना। तीसरा, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको एनालाइज करो, उसको समझो, उसमें रियलिटी क्या है उस एक चीज को समझो। सेकेंडली, हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नेचुरल वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो जैसी सेटिंग में है वहां पर ही ऑब्जर्व करना, जैसे स्कूल में बच्चों को ऑब्जर्व करना, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना या डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करना। तो वहां आप किसी तरह से कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे हो, जो चीज जैसी है आप उसको वैसा ही ऑब्जर्व कर रहे हो। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जहां पर आप लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर किसी तरह की एक कंडीशन बना के फिर लोगों को ऑब्जर्व करते हो, दैट इज योर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड आपने देखा नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट, जहां पर आप खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, और पार्टिसिपेंट मतलब आप उस ग्रुप के खुद मेंबर हो, फिर उसके बाद में आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इस पूरी ऑब्जर्वेशन की मेथड में एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि आपको बाइज्ड नहीं होना है। क्या नहीं होना है? बाइज्ड नहीं होना है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करना है, उसमें अपना व्यू पॉइंट जो है ऐड ऑन नहीं करना है। जब आप इस तरीके से पूरा ऑब्जर्व करते हो तब आपको ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू क्वालिटी डेटा मिलता है, और इस क्वालिटी डेटा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? ये भी आया यहाँ तक समझ में? सो आई होप सो अब आपको ऑब्जर्वेशन मेथड में कोई भी डाउट नहीं होगा कि एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। आई होप सो वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके सारे डाउट्स को वहां भी आंसर करूंगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड को, और एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपकी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर। क्लियर है? आई होप सो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे से ले लो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो सारे लेक्चर्स आपको कहाँ मिल जाते हैं? यूट्यूब पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स की जो है मतलब ऐप है उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको चाहिए कि सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाए, बिल्कुल क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जस्ट जो भी क्लास है, जो भी कोर्स स्टडी करना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन।
अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको कोई पेमेंट नहीं करना, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सके। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।